Welcome back. This is nationalism in Europe. This is part 1. हिस्ट्री में आपका फर्स्ट चैप्टर है नेशनलिज्म इन यूरोप. बहुत से बच्चों ने मुझको मैसेज किया कि जरा इसको समझा दिया जाए, इसलिए मैंने इसको टेकअप कर लिया है. दिस इज फॉर क्लास 10th, CBSE क्लास 10th, नेशनलिज्म इन यूरोप. स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टार्ट करता हूं. याद रखिएगा, शुरू में क्या होता था, यूरोप में एक मुल्क होता था. व्हाट इज नेशनलिज्म ये बता रहा हूं आपको, वो बाद में बताऊंगा. पहले देखिए होता क्या था, एक देश होता था, उसके ऊपर कोई भी राजा इतने हिस्से पे कब्जा कर लेता था. अब होता क्या था कि ये जो राज होता था, जिसमें ये राज्य चला जाता था, ये वाला राज चला जाता था, तो होता क्या था कि ये राजा अलग होता था, इसकी लैंग्वेज अलग होती थी, इसका कल्चर अलग होता था. तो ये लोग इनको अपना नहीं मानते थे, बल्कि इनको अपना मानते थे, क्योंकि ये इन्होंने जबरदस्ती कब्जा कर लिया होता था. सेम चीज होता था, अगर कोई राजा दूसरे उसमें कब्जा कर लेता था, तो ये लोग इनको अपना नहीं मानते थे, बल्कि इन लोगों को अपना मानते थे, क्योंकि ये इनके अपने लोग थे. क्यों अपने लोग थे? रीजन इज वेरी सिंपल. उस वक्त यूरोप में कहीं जा पर ये दो चीजें हैं, नेशनलिज्म इन यूरोप. पहले मैं नेशनलिज्म बताऊंगा, दूसरे वीडियो में बताऊंगा यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी. तो ये यूनिफिकेशन कैसे हुआ था. पहला पार्ट ये है कि नेशनलिज्म क्या था. आई एम ट्राइंग टू टेल यू व्हाट इज नेशनलिज्म. वो लोग कौन थे जो अपने आप को एक जैसा मानते थे. उसके लिए 3-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी. आपने देखा होगा इंडिया के अंदर भी लिंग्विस्टिक आधार पर स्टेट्स को डिवाइड किया गया है. जैसे बंगाल, क्यों वहां लोग बंगला बोलते हैं, महाराष्ट्र मराठी बोलते हैं, पंजाब पंजाबी बोलते हैं, गुजरात गुजराती बोलते हैं. इसी तरह से वो लोग, एक लैंग्वेज सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कंट्री के लिए. हम इंडियंस हैं, हम हिंदी बोलते हैं, इसलिए हम क्या हैं, हमारी नेशनल लैंग्वेज है हिंदी, तो हम इंडियंस कहलाते हैं. यू गो टू फ्रांस, वो फ्रेंच कहलाते हैं क्योंकि वो फ्रेंच बोलते हैं. यू गो टू अरबी, वो अरबी बोलते हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं, अरब्स कहलाते हैं. रशियन बोलते हैं, चाइनीज बोलते हैं. तो लैंग्वेज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन यूनाइटिंग ऑफ अ नेशन. रिमेंबर दैट. तो नेशनलिज्म इन यूरोप में सबसे पहली कंडीशन क्या थी, लैंग्वेज. मैंने यहां लिखा हुआ है कि वो लोग जो एक जैसी भाषा बोलते थे, वो अपने आप को एक मानते थे. दूसरी कंडीशन क्या थी, रेस. आपने देखा होगा शक्ल सूरत से लोग ज्यादातर एक जैसे लगते हैं. जैसे आप देखिए, यू गो टू हिमालय, हमारे पर्वत इलाकों में जाइए, तो वो जितने भी लोग हैं वो थोड़ा सा चिंकीज लगते हैं, थोड़ा सा ऐसे टाइप के लगते हैं. पंजाब में चले जाइए, लंबे चौड़े हैं. कश्मीर में चले जाइए, गोरे हैं, एकदम फेयर हैं. गो टू साउथ, स्ट्रांग होते हैं, थोड़ा सा रंग दबा हुआ होता है. क्यों? ये उनकी रेस है. इसी तरह से दूसरा रोल जो प्ले करता था, रिमेंबर दीज पीपल इनके साथ नहीं जाते थे, इनके साथ नहीं जाते थे. ये इनको अपना इसलिए मानते थे क्योंकि पहली चीज क्या थी, कॉमन लैंग्वेज थी. दूसरा, इनकी रेस एक जैसी थी. एक और चीज बता दें, जब कॉमन लैंग्वेज होती है तो अपने आप ट्रेडिशन एक हो जाते हैं, कल्चर एक हो जाता है. ये चीज को याद रखिएगा. आई हैव नॉट रिटन इट. रेस के साथ कल्चर, ट्रेडिशंस, यहां तक कि फेस्टिवल्स एक जैसे हो जाते हैं. तो अगर आप चाहिए तो यहां पर से लिख लीजिए, ये वो लोग थे जिनका कल्चर एक जैसा था, ट्रेडिशंस, यहां तक कि फेस्टिवल्स एक जैसे थे. आप देख लीजिए, कल्चर, कोई भी लैंग्वेज में कल्चर, ट्रेडिशन एंड फेस्टिवल्स, इवन द क्लोथ्स, कपड़े. आप देखिए, स्कॉटलैंड के लोग अलग कपड़े पहनते हैं, रशियंस अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, चाइनीज अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, जापानीज अलग तरह के कपड़े पहनते हैं. क्यों? सेम चीज है, लैंग्वेज इज द सेम, कल्चर इज द सेम, ट्रेडिशन इज द सेम. हमारे वहां बंगाल में आपने देखा होगा सेम फेस्टिवल होता है जिसको हम कहते हैं नवदुर्गा, लेकिन वहां पर दुर्गा जी को ना मान करके उनके दूसरे रूप को, यानी काली मां को जो है पूजते हैं. इसी तरह से महाराष्ट्र आप चले जाइए तो वहां पर गणपति बप्पा, गणेश भगवान को लोग मानते हैं. ऐसा नहीं कि वो दूसरे भगवानों को नहीं मानते, लेकिन सबसे ज्यादा प्रेफरेंस वो किसको देते हैं, गणेश जी को देते हैं. इसी तरह से जब लैंग्वेज चेंज होती है, जब कल्चर चेंज होता है,
ट्रेडिशन चेंज हो जाता है, फूड क्लोथिंग चेंज हो जाती है। तो सबसे पहली चीज क्या था, नेशनलिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या था, लैंग्वेज। दूसरी चीज थी रेस। लैंग्वेज के साथ याद रखिएगा, व्हेनेवर यू चेंज द लैंग्वेज, कल्चर, ट्रेडिशन, फेस्टिवल्स, इवन द क्लोथ्स, दे विल चेंज। अब यहां पर क्या था, इनका सेम कल्चर था, सेम ट्रेडिशन था, सेम लैंग्वेज था, सेम फेस्टिवल्स थे, सेम क्लोथ्स थे, इसलिए ये लोग इनको अपना मानते थे, इनको अपना मानते थे, इनको नहीं मानते थे जिस राज्य ने इनके ऊपर कब्जा कर लिया होता था। सेम चीज इज हियर। द सेकेंड थिंग दैट केम अलोंग वाज रिलीजन। मैंने आपको पहले ही बताया, जब लैंग्वेज चेंज होगी अपने आप रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। फिर होता है टेरिटरी, जिस रीजन के लोग हैं, मैंने आपको बताया बिहार में बिहारी, पंजाब में पंजाबी, बंगाल में बंगाली, इसी तरह जर्मन में जर्मनीज, इटली में इटालियंस, फ्रांस में फ्रेंच। तो ये सब क्या था, दिस वॉज बेसिकली द टेरिटरी। इसके अलावा व्हाट प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन नेशनलिज्म, इसके अलावा लैंग्वेज, रेस, रिलीजन, टेरिटरी, कल्चर, ट्रेडिशन, फेस्टिवल, क्लोथ्स, इनके अलावा क्या था, हीरोइक पास्ट। हीरोइक पास्ट माने क्या होता है, जो इनके हीरो थे वो इनके हीरो थे, इनके हीरो नहीं थे, इनके हीरो इनके हीरोज थे, इनके हीरोज नहीं थे। रीजन यही था, जैसे हमारे वहां फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी पूरे देश के लिए एक है, लेकिन इफ यू गो टू पाकिस्तान, वहां पर नहीं मानते गांधी को, वहां पर किसी और को मानते। इसी तरह से जो हमारे हीरोज हैं, सुभाष चंद्र बोस, पूरा इंडिया मानता है उनको, चाहे हम पंजाबी हो, गुजराती हो, राजस्थानी हो, महाराष्ट्र में रहते हो, हम सब उनको मानते हैं। भगत सिंह, द ग्रेट मैन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सब लोग हैं नेशनल हीरो हैं। तो जाहिर सी बात है, इन सब चीजों के अलावा एक तो हीरोइक पास्ट, ये भी क्या करता था, नेशनलिज्म का हिस्सा था। दूसरा था कॉमन विल इन द प्रेजेंट, यानी जैसे हम आज अपने देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो ये वो लोग थे जो एक साथ रह करके देश की तरक्की के बारे में सोचते थे, सब मिल करके सोचते थे। दैट वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ नेशनलिज्म, विश टू परफॉर्म सेम इन द फ्यूचर, और आगे भी चल करके भविष्य में भी ये लोग कुछ ऐसा करना चाहते थे जिससे इनका देश आगे बढ़ जाए, तरक्की कर जाए। तो कुल मिलाकर के ये सिस्टम जो था, दिस वॉज बेसिकली कॉल्ड नेशनलिज्म, और इसी से शुरू हुआ था यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। याद रखिएगा, पहली चीज क्या है, नेशनलिज्म, यहां सब लिखा हुआ है, समझा दिया गया है। दूसरी चीज क्या है, एक और चीज पूछी जाती है, व्हाट इज लिबरल नेशनलिज्म। याद रखिएगा, सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी में एक थर्ड क्लास आ गया। पहला क्या क्लास था, दो क्लास थे, एक अमीर लोग थे जो 5 या 6% थे, बाकी सब कौन थे, लेबर्स और फार्मर्स थे। एक नया क्लास आया जिसको कहते हैं एजुकेटेड मिडिल क्लास। इनके बीच में ये आइडिया, न ये बहुत अमीर थे न ये बहुत गरीब थे, बस एक प्रॉब्लम थी, ये पढ़े लिखे थे। जब पढ़े लिखे थे तो ये कानून को चैलेंज करने लगे। आपको मालूम है उस जमाने में राजा, किंग, नोबलमेन्स और प्रीस्ट के लिए, क्लर्गी के लिए अलग कानून था और कॉमन आदमी के लिए अलग कानून था। द सेम थिंग वाज हियर। तो इनके बीच में एक लिबरल नेशनलिज्म का आइडिया सर्कुलेट करने लगा। मैं आपको 2 लाइन में बता दे रहा हूं, जिन बच्चों को नहीं समझ में आता, ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, व्हाट इज लिबरल नेशनलिज्म। सिंपल बात है, आंसर ही इज हियर। इन सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, among the educated middle class, the idea of liberal nationalism started circulating. वो it started, it meant liberalism, national liberalism stood for equality before law. याद रखिएगा, liberal nationalism stood for equality before law. Equality before law, politically it meant government by consent. यानी कि वो ये चाहते थे कि कानून की नजर में सब बराबर हो, चाहे वो राजा हो या रंग हो। सिंपल बात है कि लिबरल नेशनलिज्म का मतलब क्या था, इक्वलिटी बिफोर लॉ। लेकिन पॉलिटिकली इट मेंट अ गवर्नमेंट बाय कंसेंट, यानी वो कान को यहां से नहीं पकड़ते थे, कान को ऐसे हाथ घुमा के पकड़ते थे। जब सब लोग के लिए कानून एक जैसा हो जाएगा, यहां पर किंग, नोबलमैन सब और कॉमन पीपल एक जैसे आ जाएंगे,
तो राजा की हैसियत क्या रह जाएगी, नोबलमैन की हैसियत क्या रह जाएगी। लेकिन वो खुले तौर पर इस बात को नहीं कहते, वो सिर्फ ये कहते थे कि कानून एक होना चाहिए, सबके लिए एक होना चाहिए और किसी के लिए अलग अलग कानून नहीं होना चाहिए। तो नेचुरली अगर किंग के लिए भी वही कानून है और नोबलमैन के लिए भी वही कानून है, तो ये कानून का मतलब क्या हुआ कि सब बराबर हो गए, कॉमन मैन सब बराबर हो गए। लेकिन वो ये नहीं कहते थे, वो ये कहते थे कि इक्वलिटी बिफोर लॉ। पॉलिटिकली उसका ये मतलब निकलता था कि अ गवर्नमेंट और अ रूलर बाय चॉइस। नाउ दिस इज लिबरल nationalism. This is nationalism in Europe. In second part, I will explain you unification of Italy and Germany. That is also very easy. Thank you. Have a nice day and God bless you.